हेलो बच्चों। मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सामान्य विज्ञान का पहला धड़ा है प्राकृतिक संसाधन, हवा, पानी तथा जमीन। तो कुदरत के ये जो प्रमुख घटक है, हमारे जीवन में इनका अमूल्य स्थान है, जो है हवा, पानी तथा जमीन। तो प्रेक्षण करो, संलग्न आकृति का प्रेक्षण करो तथा प्रश्नों के उत्तर दो। अभी देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक आकृति दी गई है। तो आकृति में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो, यहाँ पर ऊपर है वायुमंडल। वायुमंडल यानी क्या? हवा। जलमंडल, जलमंडल यानी पानी, ठीक है। और स्थल मंडल, स्थल मंडल यानी जमीन या जमीन के नीचे का भाग, इसे कहते हैं स्थल मंडल। तो ध्यान से याद रखना, जो हवा है वो है वायुमंडल, आसमान जो है वो पानी है, वो जलमंडल, और जमीन है वो है स्थल मंडल। अभी देखो, हम लोगों ने आकृति देख ली ना। आकृति में आप लोग को क्या क्या दिखाई दे रहा है? जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ऊपर एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, पंछी दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं, फिर पर्वत है, पेड़ है, पानी में नाव दिखाई दे रही है, मच्छी भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर गाय जो है वो चर रही है घास में। पक्षी कहाँ है? पक्षी वायुमंडल में है। गाय कहाँ चर रही है? गाय स्थल मंडल में चर रही है। सड़क और वृक्ष कहाँ है? सड़क और वृक्ष स्थल मंडल में है, जमीन पर है। विमान कहाँ है? विमान वायुमंडल में है। मछलियाँ कहाँ दिखाई दे रही है? तो मछलियाँ जलमंडल में दिखाई दे रही है। नाव किस पर तैर रही है? नाव जलमंडल पर तैर रही है, पानी के ऊपर तैर रही है। प्राकृतिक संसाधन, इस आधार पर यह बात समझ में आती है कि आकृति के कुछ घटक पानी में है, यानी कुछ चीज़ें जो है वो पानी में है, कुछ जमीन पर है, और कुछ घटक आकाश में अर्थात हवा में है। इस प्रकार पृथ्वी पर स्थित सभी घटक हवा, पानी तथा जमीन से संबंधित है। तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी घटक है वो किससे संबंधित है? हवा से, पानी से और जमीन से। जमीन, पानी और हवा को क्रमशः स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल कहते हैं। इस वाक्य को आप अंडरलाइन करो पेंसिल से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है, ठीक है। इसी प्रकार विभिन्न सजीव इन तीनों मंडलों में से एक या अधिक मंडलों में संचरण करते अथवा रहते हैं। तो हर तरह के जीव इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। तो कुछ वायुमंडल में रहते हैं, कुछ जलमंडल में रहते हैं, और कुछ स्थल मंडल में रहते हैं। इन सजीवों और इनसे व्याप्त तीनों मंडलों के भागों को समग्र रूप से जीव मंडल कहते हैं। अभी देखो, जितने भी जीव है वो रहते हैं इन तीनों मंडल में, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, है ना। तो जितने भी सजीव, सजीव यानी कौन? जो जिंदा है, जो सांस लेते हैं, जिन्हें खाने की जरूरत है, जिसे पानी पीने की जरूरत है, वो होते हैं सजीव। जिनमें जान है वो है सजीव, ठीक है। और जिसमें जान नहीं है वो है निर्जीव, ठीक है। तो छोटे से छोटा जीव भी होगा ना, भले हम लोग को न दिखाई देने वाला भी जीव होगा, तो भी वो सजीव ही कहा जाएगा। तो ये जो जीव रहते हैं उसे कुल मिलाकर हम लोग कहते हैं जीव मंडल। अंडरलाइन करो इस वाक्य को। पिछली कक्षा में हमने यह सीखा है कि पृथ्वी के इन मंडलों का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। अब ये जो पृथ्वी में जो मंडल हुए हैं ना, जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, ये एक कुदरत का करिश्मा है। ये जो भी है उसे कुदरती हुआ है, उसे किसी ने बैठकर बनाया हुआ वो नहीं है।
पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल अर्थात हवा की परत है। पृथ्वी का पृष्ठभाग पानी और जमीन अर्थात जलमंडल तथा स्थलमंडल से बना है। वायुमंडल हवा का परत है वायुमंडल में, और जलमंडल और स्थलमंडल जमीन पर ही है ना वो। तो पृष्ठभाग पानी और जमीन से बना है। इनमें से जलमंडल का भाग स्थलमंडल की तुलना में अधिक है। देखो, अभी हमारी यहाँ पर इन लोगों ने पृथ्वी हमें बताई हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे जमीन तथा पानी का अनुपात की एक आकृति दिखाई हुई है। यहाँ पर देखो, पानी कितना है, 71% पानी है और 29% जमीन है। समझ में आया तुम लोगों को? इसके लिए जलमंडल का जो भाग है वह स्थल मंडल की तुलना में अधिक है, यानी पानी अधिक है पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी पर स्थित जमीन तथा पानी की मात्राओं की जानकारी हम आकृति 1.2 की सहायता से प्राप्त करेंगे। तो ये आकृति जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आप लोग ये आकृति एक बार निकाल कर देखोगे। आप लोगों को देखने में बहुत आसान दिखाई रहा होगा वो आकृति, लेकिन जब आप निकालने बैठोगे ना तो आपकी बजने वाली है बैंड, ठीक है। इसके लिए एक बार निकालना जरूरी है आकृति। और ये कितने कितने परसेंट पानी है, 71% पानी और 29% जमीन, ये लिखना, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के नहीं, ये तो हो गया अपना, हाँ, आकृति 1.2 हो गया ना। ठोस, द्रव और गैस रूप में पाए जाने वाले प्राकृतिक घटकों को हम संसाधन के रूप में देखते हैं। अभी देखो, ठोस यानी कड़क, ठीक है, जैसे पत्थर है, लकड़ी है। द्रव यानी रस, पानी है, जूस है, शरबत है, ये क्या है, द्रव है, ठीक है, जूस, लिक्विड। और गैस, गैस यानी हवा। तीन रूप में प्रकृति में हमें चीजें दिखाई देती है। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव यानी पानी की जैसी, और एक होता है गैस, ठीक है। अंडरलाइन करना इसको। अर्थात इन घटकों का उपयोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करते हैं। आओ अब हम इन घटकों का विस्तृत अध्ययन करें। कौन से तीन घटक का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अभी? ठोस, द्रव और गैस। शाबाश, बहुत होशियार है तुम लोग, वेरी गुड। चलो भाई, अभी देखते हैं इनके बारे में, लेते हैं थोड़ी जानकारी। देखो, आप लोगों के हाथ के नीचे से रोज कितनी सारी चीजें जाती है, लेकिन कभी तुम लोगों ने सोचा था उसके बारे में? तो अभी सोचो, थोड़ा याद करो, वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी है जो पिछले साल हो गई थी आप लोगों के लिए? हवा, पृथ्वी के चारों ओर स्थित हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 निष्क्रिय गैसें, इनके अलावा 6 और निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पानी की वाष्प, क्या यानी पानी की वाफ, धूल के कण आदि सभी का समावेश है। हवा की संपूर्ण गैस का लगभग 80% भाग क्षोभ मंडल में होता है। ये जो आप लोगों को गैसेस के नाम दिए हुए ना, उसको अंडरलाइन करना, क्योंकि ये जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। अभी समताप मंडल में यह मात्रा लगभग 19% होती है। 80% भाग जो है वो क्षोभ मंडल में होता है, और समताप मंडल में यह मात्रा कितनी होती है? 19% होती है। अभी धीरे धीरे सब क्लियर होगा आप लोगों को। आगे मध्य मंडल तथा अयन मंडल में गैसों की यह मात्रा कम होती जाती है। बाह्य मंडल और उसके बाद गैस नहीं पाई जाती। तो जैसे जैसे तुम लोग हाइट में जाते जाओगे ना, तो वहाँ पर हवा कम कम होते जाता है, ठीक है। तो
तुम्हारी समझ में यह बात आएगी कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित अनेक गैसों का मिश्रण वायुमंडल का प्रमुख घटक अर्थात हवा है। अंडरलाइन करो इस वाक्य को। और ये जो आकृति यहाँ पर दी है ना, ये आकृति भी आप लोगों को निकालनी है। और कितना प्रतिशत देखो, इसमें कितना प्रतिशत है? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, अर्गॉन है 0.9%, अन्य गैसें जो है वो है 7%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 0.3%। ठीक है, 7% नहीं बोलेंगे इसको तुम लोग, 0.7% बोलना भाई। 7% में और 0.7% में बहुत अंतर है। ठीक है, हाँ। तो तुम्हारी समझ में यह बात आएगी कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित अनेक गैसों का मिश्रण वायुमंडल का प्रमुख घटक अर्थात हवा है। गैसों के साथ ही धूल के कणों तथा पानी की वाष्प का भी समावेश हवा में होता है। अभी जो हवा से उड़ने वाली जो धूल है और जो पानी की जो वाष्प है, पानी की वाष्प यानी कि नदी, समंदर, तालाब, ये जो सूरज की गर्मी से गर्म हो जाने की वजह से उनका भी धुआं, जैसे मम्मी चाय बनाती है, पानी उबालते हैं तभी किसी धुआं आता है ना, वैसे उसमें का भी जो धुआं आता है उसे भी वाफ कहते हैं। तो उसका समावेश होता है। हवा में स्थित गैसों की मात्रा भूपृष्ठ के पास अधिक होती है, यानी जमीन पर गैसों की मात्रा अधिक होती है। परंतु जैसे जैसे हम भूपृष्ठ से ऊपर जाते हैं, जमीन से हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे यह मात्रा जो है वो कम होती जाती है। याद रखना, जमीन के नीचे हवा की मात्रा ज़्यादा होती है, जमीन के ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे हवा वहाँ पर कम होता है। तुम लोगों ने कभी भी सुना रहेगा, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वत चढ़ते हैं ना, गिरियारोहक, वो लोग जब जाते हैं ना हाइट पे, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, तो वो लोग ऑक्सीजन का मास्क लगा कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए। ठीक है, और वो लोग बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। हवा के घटकों की मात्राएं तथा उनके कुछ उपयोग नीचे दिए अनुसार है। और ये अतिशय महत्वपूर्ण है, ये जो चार्ट दिया हुआ है आप लोगों को, तो बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना इसको। ठीक है, और एग्जाम में ये 101% आपको पूछा जाएगा। हवा की गैसों के कुछ उपयोग। अभी सबसे पहला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का उपयोग क्या है? सजीवों को आवश्यक प्रोटीन मिलने में सहायता करती है। कौन? नाइट्रोजन। अमोनिया तैयार करने में तथा खाद्य पदार्थ वायुरुद्ध करने में उपयोगी होती है। ठीक है, देखो हवा में के गैस, उनके नाम और उनके उपयोग आएगा आपको एग्जाम में, ध्यान से। ऑक्सीजन सजीवों के श्वसन तथा पदार्थों के ज्वलन में उपयोगी है। ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं ना वो, और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियाँ अपना भोजन तैयार करने के लिए उपयोग में लाती है। अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं ना उसको, जो वनस्पति होते हैं, पेड़ होते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से उनका जो ग्रीन क्लोरोफिल होता है, हरित द्रव्य होता है उनमें, और सूरज की किरणें, इनकी मदद से वह अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तुम लोग जाते हैं क्या चम्मच लेके पेड़ को खाना खिलाते हो क्या? तुम लोग क्या करते रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, लेकिन पेड़ जो है वो अपना खाना खुद ही बनाता है। ठीक है, फिर ऐसे मत बोलो क्या हमने चम्मच से खिलाया था। ओके, चलो। उसके बाद है अर्गन। विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है, ये तो पूछते ही है भाई हर साल। और हीलियम जो है कम तापमान प्राप्त करने के लिए तथा बिना पंखे वाले इंजन पर चलने वाले वायुयानों में उपयोग किया जाता है। वायुयान। और नियॉन विज्ञापन कार्य तथा सड़कों के दीपों में उपयोग किया जाता है। अब ये जो स्ट्रीट लाइट होते हैं ना, रास्ते पर के जो लाइट्स होते हैं ना, उसमें उनका उपयोग ज़्यादा होता है। क्रिप्टॉन फ्लोरोसेंट पाइप में उपयोग होता है। और जेनॉन जो है फ्लैश फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटो जब निकालोगे जाते ना फोटो स्टूडियो में, तो फ्लैश मारते हैं लोग फटाक करके,
फिर 1 मिनट के लिए पूरा अंधेरा हो जाता है हमारी आँखों के सामने, अरे क्या हो गया? ऐसा। तो जो फ्लैश मारते हैं ना आपके ऊपर, वो कौन-सा है? ज़ेनॉन है, ओके? तो सदैव ध्यान में रखो, हवा में स्थित विभिन्न गैसों तथा अन्य घटकों के संतुलन के कारण पृथ्वी की जीव सृष्टि बनी हुई है। हर चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी पृथ्वी में की। बिना काम की कोई भी चीज नहीं है, कोई भी जीव नहीं है। जीवन के लिए आवश्यक सूर्य प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए तथा अन्य घातक घटकों को रोकने के लिए वायुमंडल अत्यंत महत्वपूर्ण छन्नक है, यानी छान कर आता है। उसमें से सूर्य प्रकाश जो है ना, तो उसकी जो किरणें होती है ना, जो धोखादायक होती है हम लोगों के लिए। अगर सूरज की किरणें डायरेक्ट आई ना पृथ्वी पर, झुलस जाएंगे हम लोग। तो वो सब में से छन्नी के जैसा छन छन कर हमारे पृथ्वी पर आता है। वातावरण द्वारा ही कोहरा, बादल, बर्फ तथा वर्षा का निर्माण होता है। कोहरा, बादल, हवा का आवरण, हिम तथा वर्षा का निर्माण भी वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। कोहरा यानी क्या मालूम है? ठंडी में जो कोहरा होता है ना, आगे का कुछ दिखाई नहीं देता है वो। बादल यानी बादल, आसमान के बादल जिससे बारिश गिरती है। हवा का आवरण, हवा तो है ही हर जगह पे। हिम यानी बर्फ तथा वर्षा यानी बारिश के निर्माण भी वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। समझिए क्या तुम लोग? प्रेक्षण करो तथा चर्चा करो। देखो और चर्चा करो। संलग्न चित्र में कौन सी समानता है? अभी देखो यहाँ पर चिमनी है ना, कारखाने की चिमनी में से धुआं आ रहा है, और यहाँ पर प्रदूषण का धुआं है, और यहाँ पर जंगल में आग लगी हुई है। ये गाड़ी में के पीछे का धुआं है ना। और यहाँ जंगल में आग लगी हुई है। ऊपर के सभी चित्रों में विभिन्न माध्यमों द्वारा धुएं का उत्सर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्सर्जन होना यानी बाहर निकलना। यह धुआं सीधे वायुमंडल की हवा में मिश्रित होता है। अब ये धुआं कहाँ जाएगा? अपने हवा में मिक्स हो जाएगा वो। यह धुआं सीधे वायुमंडल की हवा में मिश्रित होता है। इसके कारण हवा के घटकों का संतुलन बिगड़ता है। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? अंडरलाइन करो इसको। या बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछेंगे आप लोगों को। और किस तरह से वायु प्रदूषण फैलता है? तो वाहन तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों में ईंधनों के ज्वलन और लकड़ी, कोयले जैसे ईंधनों के अपूर्ण ज्वलन के कारण बाहर निकलने वाली गैसों द्वारा वायु प्रदूषण में दिन प्रतिदिन निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ये जो कारखाने की धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, और इस कारण जो है हवा का जो संतुलन है वह बिगड़ते जा रहा है और वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। अभी ओजोन की परत, संरक्षक कवच कहा जाता है उसको, पृथ्वी का संरक्षक कवच। तो वायुमंडल के मध्य मंडल के निचले भाग में ओजोन, उसका फॉर्मूला देख लो, O3 है, गैस की परत पाई गई है। ध्यान से सुनो। यद्यपि ओजोन गैस सजीवों के जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है, फिर भी अधिक ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत होना सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए हानिकारक होती है। अभी ये जो सूरज की किरण आती है ना, सूरज के किरणों में एक पराबैंगनी किरणें होती है जो हम सजीवों के लिए बहुत ही धोखादायक होती है, हानिकारक होती है। ओजोन गैस इन किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? उसको वहाँ पर ही शोष लेती है, खींच लेती है उन किरणों को, और जो प्योर सनलाइट होता है ना, सूरज की किरण, वो धरती पर आती है।
तो इस कारण इससे पृथ्वी के सजीवों की रक्षा होती है। वातानुकूल यंत्रों तथा प्रशीत प्रशीतकों में हवा ठंड करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे पदार्थों के हवा में मिलने से ओजोन की परत का क्षय होता है। अभी देखो, वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन जो हम लोग यूज करते हैं, और फ्रिज है, कूलर है, तो ये सबको बनाने के लिए जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे पदार्थ हम लोग यूज करते हैं ना, उनके कारण ओजोन लेयर जो है वो पिघलते जा रहा है, उसमें गड्ढे पड़ रहे ओजोन के लेयर में, जो हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। ओजोन का महत्व सभी लोग समझे। इस उद्देश्य से पूरे विश्व में 16 सितंबर का दिन ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंडरलाइन करो ये वाक्य, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में पूछा जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये लेसन बहुत बड़ा है शायद। तो ईंधन के ज्वलन से हवा में छोड़े जाने वाले घातक घटक, इंपॉर्टेंट है ये भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कालिक। क्या तुम जानते हो मुंबई, पुणे तथा नागपुर जैसे महानगरों में आवागमन के स्थानों पर हवा में स्थित विभिन्न प्रकार के घटकों की मात्राएं दर्शाने के लिए विशिष्ट प्रकार के फलक लगाए गए हैं। अभी देखो यहाँ पर जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना तुम लोग को, वो हवा में कौन सा घटक ज़्यादा है और कौन सा कम है वो दिखाता है। तो हवा के घातक घटकों के परिणाम की जानकारी इस कारण प्राप्त होती है। ठीक है, अभी आगे है पानी। सवेरे सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक तुम्हारे घर में पानी का उपयोग कौन कौन से कार्यों में और कितनी मात्रा में होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करो और उसे संलग्न तालिका में लिखो। अभी यहाँ पर देखो, स्नान करने के लिए 1 बादली, 2 बादली, 3 बादली, दांत साफ करने के लिए कितना, 1 मग, 2 मग, 3 मग, कपड़े बर्तन के लिए 5 बादली, 6 बादली या आधा ड्रम, फर्श धोने के लिए आधी बादली, पीने के लिए 1 मटका, भोजन बनाने के लिए 1 मटका, हंडा है, या फिर उपयोग का कुल पानी कितना यूज करते हैं दिन में कुल मिलाकर। ठीक है, अभी इसकी जानकारी प्राप्त करो और उसे संलग्न तालिका में लिखो। इस विषय पर कक्षा में चर्चा करो। उपयोग में लाए गए पानी का कुल मात्रा में घर के व्यक्तियों की संख्या से भाग दो। इससे तुम्हें यह जानकारी मिलेगी कि प्रत्येक व्यक्ति कितना पानी उपयोग में लाता है। ऊपर की कृति से स्पष्ट होगा कि पानी के बिना दिन बिताना हम सभी के लिए लगभग असंभव है, नामुमकिन है। मानव शरीर भी सभी क्रियाओं के सुचारू रूप से चलने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर बोलते हैं ना तुम लोग को, पानी पियो पानी पियो। दिन में कम से कम 8 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए हर किसी को। अन्य सजीवों को भी इसी तरह पानी की आवश्यकता होती है ना। चींटी को भी पानी की आवश्यकता होती है, हाथी को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो इससे ही हमें पानी का महत्व समझ में आता है। हाइड्रोजन गैस हवा में ज्वलन होने पर उसका ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। इस संयोग द्वारा पानी बनता है। अंडरलाइन करो इस वाक्य को। हाइड्रोजन गैस हवा में ज्वलन होने के कारण पानी बनता है। पानी की कुछ विशेषताएं हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। प्रेक्षण करो तथा चर्चा करो। बर्फ रूप में कितना पानी है, समुद्र रूप में कितना पानी है और पीने के लिए कितना पानी है। तो आप लोग को ये पता चलेगा कि क्या कंडीशन है। पृथ्वी पर स्थित पानी का वितरण, तो ये आकृति भी आप लोग निकालने वाले हैं। ये हो गया है
सामान्य तापमान पर पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी में रंग, स्वाद तथा गंध नहीं होती। अनेक पदार्थ पानी सहजता से घुलते हैं पानी में। कुछ भी तुम लोग मिक्स करो तो पानी में मिक्स हो जाएगा ना। हल्दी मिक्स करो तो पीला हो जाएगा, कुमकुम मिक्स करो तो लाल हो जाएगा। ऐसे होली में खेलते हैं ना तुम लोग। प्राणियों में रक्त तथा वनस्पतियों के रसद्रव्य में भी पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। अभी पानी के उपयोग में ये आप लोग लिख सकते हैं सब। किसी भी सजीव के लिए पानी के बिना जीवित रहना असंभव है, इसलिए पानी को जीवन कहते हैं। और 101% ये सवाल आपको आता है एग्जाम में, पानी को जीवन क्यों कहते हैं या जल को जीवन क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर ये आएगा। अभी यहाँ पर जो चार्ट है ना, उसमें समुद्र महासागर में कितना है परसेंट, वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। पृथ्वी पर स्थित पूरे पानी का उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्र का पानी खारा है। कुछ पानी जमी हुई अवस्था में यानी बर्फ बनकर है। पानी पीने के लिए बहुत कम उपलब्ध है, फिर भी वह सभी सजीवों के लिए पर्याप्त है। इतना कम होने के बावजूद भी सब लोग जिंदा है पानी के साथ, तो है, ठीक है। अभी प्रेक्षण में चर्चा करो, पानी का उपयोग कौन कौन से कार्यों में किया जाता है। क्या अन्य पशु पक्षी भी पिछले पृष्ठ पर दिए अनुसार पानी का उपयोग करते हैं? हम बड़े पैमाने पर पानी का उपयोग करते हैं। हमने यह अध्ययन किया है कि पृथ्वी के पानी का नियमन जल चक्र द्वारा होता है। इस जल चक्र के लिए वाष्प की आपूर्ति करने का बड़ा काम महासागर द्वारा होता रहता है। इससे वर्षा होती है और जमीन पर मीठे पानी के स्रोतों का निर्माण होता है। अभी पानी प्राप्त करने के लिए हम नालों, नदियों, छोटे तालाबों, झरनों, झीलों आदि जमीन पर स्थित प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग तो हम करते ही है। इसके अतिरिक्त मनुष्य नलकूप यानी पानी नल में से आता है ना अभी, तथा कुएं खोदकर भूगर्भ का पानी भी निकालता रहता है। इसके साथ ही मनुष्य ने नदियों पर बांध तथा अन्य छोटे बड़े बांध भी बनाए हैं। डैम बनाए हैं ना, जिसमें पानी जमा करके रखते हैं और कुएं में से जमीन का पानी खोद कर निकालते हैं। बढ़ती जनसंख्या, उद्योग तथा कृषि के लिए पानी का अनियंत्रित उपयोग होते रहने के कारण अब पानी कम पड़ने लगा है। इसके कारण ही पानी की कमी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। अभी तुम लोग सोचो कि पानी जैसी चीज भी अभी बिकने लगी है, तो कितना कम होने लगा है पृथ्वी के ऊपर पीने का पानी। इसीलिए हम लोग को पानी को संभाल कर उपयोग करना चाहिए। सदैव ध्यान में रखो, पानी का उपयोग मितव्ययिता से करो, वेस्ट मत करो उसको। पानी रोको, पानी रिसाओ, जमीन में उसको रिसाओ। जहाँ संभव हो वहाँ पानी का संग्रह करो, जमा करो हो सके उतना पानी। यथासंभव पानी का पुनः उपयोग करो। अभी कपड़े में बर्तन किए हुए पानी, बर्तन के पानी आप लोग इसमें डाल सकते हैं झाड़ में। कपड़े धोए हुए पानी जो है टॉयलेट वगैरह साफ कर सकते हैं उससे, है ना। तो इस तरह से रीयूज करो पानी को। और क्योंकि संचितता किया हुआ पानी कभी भी बासी नहीं होता। किसी किसी लोगों को ना आदत होती है, अरे वो पानी बासी हो गया उसको फेंक दो और ताज़ा वाला जो नल का पानी आ रहा है उसको भरो करके, तो पानी कभी भी बासी नहीं होता। जमीन किससे बनी है? क्या जमीन सब जगह समतल होती है? तुम्हें जमीन पर क्या क्या दिखाई देता है? क्या मनुष्य जमीन का निर्माण करता है? मानव ने जमीन पर क्या क्या निर्मित किया है? यदि जमीन में गहरा गड्ढा खोदो तो तुम्हें उसमें क्या क्या दिखता है? अभी है जमीन। इससे यह बात स्पष्ट होगी कि हमारी जमीन पत्थर, मिट्टी तथा बड़ी चट्टान के रूप में दिखाई देती है। यह सब जगह समतल नहीं होती, एक जैसी होती है जमीन। कहीं प्लेन होती है, कहीं पर पहाड़े हैं, कहीं पर गड्ढे हैं। जमीन कभी पहाड़ी तो कभी समतल रूप में दिखाई देती है। मानव सहित सभी भूचर प्राणी जमीन पर रहते। भूचर यानी जमीन पर रहने वाले प्राणी। कुछ भूचर आश्रय के लिए जमीन में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे चूहा जमीन के अंदर घुस के रहता है ना वो। इसका अर्थ यह है कि वे जमीन का उपयोग उनकी जरूरतों की आपूर्ति करने के लिए
करते हैं। हम भी जमीन का उपयोग खेती, निवास तथा सड़कों के लिए करते हैं। जमीन पर स्थित वनों की वनस्पतियों तथा प्राणियों का भी हम उपयोग करते हैं। जमीन पर प्राप्त होने वाले खनिज तेल तथा भूगर्भीय गैसें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तेल, खनिज तेल, इसका अर्थ है कि ये अंडरलाइन करो तुम लोग, खनिज तेल और भूगर्भीय गैसें। एग्जाम में पूछते ही ये लोग 101%। इसका अर्थ है कि जमीन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आओ अब यह देखें कि यह जमीन निश्चित रूप से किससे बनी है। तो ये देखो, ये आकृति आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाएगी। एक बार तो आपको निकालनी ही है। बोतल के मिश्रण की परतें देखो किस तरह से किसकी परत उस पर बनाई गई है। प्लास्टिक की पारदर्शी बोतल, पत्थर के बड़े टुकड़े, बालू, खर पतवार और पानी लो। बोतल का ऊपरी शंक्वाकार भाग काटकर अलग करो और निचले भाग में ऊपर दी गई सामग्री डालो। इसके बाद यह मिश्रण अच्छी तरह मिलाओ और दूसरे दिन परीक्षण करो और इन प्रश्नों के उत्तर दो। बोतल का मिश्रण कैसे दिखाई दे रहा है? देखो कैसे दिखाई दे रहा है। नीचे पत्थर है, बाद में बालू दिखाई दे रही है, फिर मिट्टी है, फिर ऊपर जो है वो तैर रहे हैं कुछ खर पतवार, यानी कुछ चीज़ें हैं और पत्ते हैं पेड़ों के। वो क्या इसमें परतें पाई जाती है? जी हाँ, बिल्कुल पाई जाती है। ऊपर से नीचे तक इन परतों के क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आप लिख सकते हैं। कितना बड़ा है भाई लेसन, ओ हो। चलो फिर ये मैं अभी अपलोड करती हूँ आप लोग के लिए पार्ट 2 में। तब तक आप लोग पार्ट 1 जो है और जो मैंने आप लोगों को आकृति निकालने के लिए कहा है उसे ज़रूर निकालिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और उसकी जानकारी भी लिख कर रखिए, ठीक है। और मैं अगला जो लेसन है आप लोग को अपलोड करती हूँ पार्ट 2 में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।